हेलो दोस्तों, टीचर्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। टीचर्स ऑनलाइन के द्वारा एक हिंदी साहित्य की सीरीज चल रही है। हिंदी साहित्य की सीरीज में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन एवं नामकरण, इसके पहले वीडियो डाल दिए गए हैं। आपने उस वीडियो को बहुत अच्छी प्रकार सराहा, बहुत प्रशंसा किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत हम उसके नामकरण, उसके कवि, प्रथम कवि कौन है, प्रथम रचना कौन है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और हिंदी के आदिकाल से बनने वाले प्रमुख प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आदिकाल नामकरण विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग किया गया है। प्रायः अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत है, इसमें मत एकता नहीं है। लोगों ने आदिकाल को जिस रूप में भी देखा उसी रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया और उसी के अनुरूप उसका नामकरण, उसका नाम रखने का प्रयास किया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, ऐसे लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विभिन्न आदिकाल को विभिन्न नामों से संबोधित किया है। यद्यपि गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने कोई नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया था, बाद के सभी लोगों ने नामकरण का प्रयास किया और उसी में आदिकाल को विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न नाम दिया गया। चारण काल डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल रखा। क्यों? क्योंकि उस समय एक चारण प्रजाति, भाट प्रजाति के लोग थे जो युद्ध वीर गाथाओं को गाते थे, इसलिए उन्होंने इसके आधार पर जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल रखा। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल रखा। प्रारंभिक काल इसलिए कहा कि हिंदी साहित्य का ये शुरुआती काल के कारण इन्होंने इसका आदिकाल का नामकरण प्रारंभिक काल रखा। प्रारंभिक काल गणपत चंद्रगुप्त ने भी प्रारंभिक काल कहा। प्रारंभिक काल गणपत चंद्रगुप्त ने भी प्रारंभिक काल कहा और मिश्र बंधुओं ने भी इसे प्रारंभिक आदिकाल को प्रारंभिक काल के नाम से संबोधित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से कहा, क्योंकि इस समय जो चारण कवियों द्वारा वीर गाथाओं का अतिशयोक्तपूर्ण वर्णन मिलता है, रासो ग्रंथों के आधार पर इन्होंने चारण काल का नाम कहा। राम कुमार वर्मा ने इसको संधि एवं चारण काल कहा। चारण काल और संधि काल कहा। संधि काल इसलिए कहा कि अपभ्रंश और हिंदी साहित्य का एक मिलन का बिंदु नजर आ रहा है, जहां अपभ्रंश की भी रचनाएं हैं और क्या कहते हैं हिंदी की भी रचनाएं हैं। हिंदी अपभ्रंश जो है पुरानी हिंदी और नई, पुरानी हिंदी से मिला हुआ पुरानी हिंदी का काल है, इसलिए एक जोड़ नजर आता है। संधि काल के नाम से जाना, संक्रमण काल के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने प्रारंभिक काल कहा और प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। दो लोगों ने ध्यान रखना है, ये प्रश्न के अनुसार आपको इसका उत्तर देना है। यदि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन ने इन्हें सिद्ध और सामंत काल कहा। सामंत उस समय छोटे छोटे राजवाड़े थे और वो अपने आप को इस तरह के राजा के रूप में प्रस्तुत करते थे जैसे पूरी धरा के राजा हों, और वो सामंत लोगों की ही अतिशयोक्तपूर्ण प्रशंसा में रासो ग्रंथ लिखे गए, तो इसलिए उन्होंने सामंत काल कहा। सिद्ध संप्रदाय, जो सिद्ध साहित्य था उस समय, सिद्ध संप्रदाय का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, उसका साहित्य पर भी प्रभाव हुआ, इसलिए इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। यदि आपसे पूछा जाए कि बीज वपन काल नामकरण आदिकाल का किसने किया,
तो बीज वपन काल नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल के नाम से कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस आदिकाल को वीर काल के नाम से संबोधित किया। वीर काल ध्यान रखें, विश्व के नाथ जो होंगे वो वीर ही होंगे, और वीर काल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें युद्धों का वीरतापूर्वक वर्णन किया गया है, इसलिए वीर काल कहा। आधार काल, मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया कि हिंदी साहित्य का आधार है, आदिकाल है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए आधार काल नामकरण किया। रमाशंकर शुक्ल जय काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा और रमाशंकर शुक्ल ने जय काल कहा। दोनों में अंतर ध्यान रखना है। वीरगाथा काल उन्होंने कहा और रमाशंकर शुक्ल ने जय काल कहा। अभ्रंश काल, धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अभ्रंश काल के नाम से संबोधित किया। और लास्ट में हम लोग अध्ययन करते हैं आदिकाल। आदिकाल जो सबसे प्रसिद्ध मत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल के नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार हमें समझने की जरूरत है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल को विभिन्न नाम, विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर रखने का प्रयास किया, लेकिन सबसे उपयुक्त, सबसे उपयोगी नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया आदिकाल है। पिछली स्लाइड में आपने देखा कि नामकरण आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने क्या नाम दिया है। आज इसी स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि हिंदी का प्रथम कवि ये सर्वाधिक विवादित प्रश्न आ जाता है, लेकिन हमें ध्यान रखना प्रायः सर्वमान्य मत सरहपा के रूप में है कि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि क्या माना है इसे जानने की जरूरत है। स्वयंभू, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और ये अभ्रंश और हिंदी के बिल्कुल संधिकाल के, इसीलिए इन्हें आदिकाल का नाम ही संधिकाल कहा है, क्योंकि स्वयंभू जो है पौमचरिम रचना इनकी प्रसिद्ध है, तो रामकुमार वर्मा स्वयंभू को मान रहे हैं। सरहपा, राहुल शंकरतैन का मत है कि प्रथम हिंदी के प्रथम कवि सरहपा है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा। शिव सिंह सेंगर हिंदी का प्रथम कवि पुष्पदंत को मान रहे हैं, और राजा मुंज को प्रथम कवि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और राजा मुंज को ही और राजा भोज को ही रामचंद्र शुक्ल प्रथम कवि मान रहे हैं। शालिभद्र सूर को गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूर्य को गणपत चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि के रूप में माना है, और बच्चन सिंह ने विद्यापति को प्रथम कवि के रूप में माना है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रथम कवि सरहपा सामान्य रूप से माना गया है, और बाकी विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग स्वयंभू, सरहपा, पुष्पदंत, राजा मुंज, शालिभद्र सूर, अब्दुल रहमान और विद्यापति। एक बात इस पूरे डायग्राम में देखने की जरूरत है कि ये सब प्रारंभ से लेकर इनका समय बढ़ता चला जाता है, जैसे 7वीं 8वीं ऐसे करके इसका समय बढ़ते क्रम में है कि ये सबसे पहले है, इसके बाद ये इनका समय काल बाद में, सबसे बाद में इनका समय काल आता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हिंदी की प्रथम रचना क्या है। इस स्लाइड में हम देखेंगे आदिकाल की प्रथम रचना क्या है। आदिकाल की प्रथम रचना श्रावकाचार, देवसेनकृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। हिंदी की प्रथम रचना माना गया है श्रावकाचार को, और इस श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म की विभिन्न नियम लिखे गए हैं। इस ग्रंथ की रचना लगभग 933 ईस्वी में मानी जाती है। ये सब
छोटे तथ्य हैं, इनको भी याद कर सकते हैं और पेपर्स में पूछा जा सकता है। सामान्य रूप से यदि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि पूछा जाए तो सरहपा होगा आपका उत्तर, और प्रथम हिंदी की प्रथम रचना देवसेन द्वारा लिखी गई श्रावकाचार के रूप में जाना जाता है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हम अध्ययन करने वाले हैं, बहुत ही शानदार, जहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, वह आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जिनका व्यापक हम लोग अध्ययन करेंगे, एक तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चौथा रासो साहित्य, और पांचवा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य ये तीनों जो है धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, राज आश्रित साहित्य के अंतर्गत आते हैं, और ये आम जन आश्रित जनता के बीच में जो प्रसिद्ध साहित्य रचा गया है, उसमें जैसे इसे खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो जन कवि के रूप में उभर कर आते हैं। तो सिद्ध साहित्य का विशेष अध्ययन होगा अगले वीडियो में, नाथ साहित्य का विशेष अध्ययन होगा, जैन साहित्य का बहुत शानदार अध्ययन किया जाएगा, और रासो साहित्य से जितने बनने वाले क्वेश्चन, एक बार रासो साहित्य को हम समझ लेंगे, रासो साहित्य से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगले वीडियो में लौकिक साहित्य से विभिन्न जो प्रश्न बनने वाले वो भी आपके पूरी तरह इस प्रकार आदिकाल का कंप्लीट अध्ययन हो जाएगा। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपका मोटिवेशन, आपका उत्साह हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप हमें प्रेरित करते रहिए। आपके लिए हम टीचर्स ऑनलाइन चैनल प्रयास करेगा कि आपके लिए उपयोगी हो और इसकी सार्थकता बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।